पारा क्या होता है Hg 80 200, Hg 80 200 होता है। पारा के प्राप्ति पारा प्रकृति में विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता है, विस्तृत रूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन यह थोड़ी मात्रा में मिलवो करता है तो स्वतंत्र के रूप में मिलता है। कैसा? स्वतंत्रता के रूप में मिलता है। इसका मुख्य अयस्क सिनेबार है। पारा का मुख्य अयस्क कौन सा है? पारा का मुख्य अयस्क सिनेबार, जो मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको इटली में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में देख रहे हैं हम लोग सोना भी था, मेक्सिको में भी देख रहे हैं पारा है, इटली में भी है। सोना कहाँ था? सोना था आपको चीन में पहला स्थान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, दक्षिण अफ्रीका में था। लेकिन हम लोग देख रहे हैं पारा संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैक्सिको है। पारा के मामले में अमेरिका पहला स्थान, मैक्सिको इटली अमेरिका, मैक्सिको इटली में पाया जाता है पारा का निष्कर्षण देखा जाए सिनेबार से होता है, और सिनेबार ही इस मुख्य अयस्क सिनेबार है। सिनेबार से निष्कर्षण भी होता है। पारा का निष्कर्षण सिनेबार से, और सिनेबार ही पारे का निष्कर्षण भी होता है, और सिनेबार ही अयस्क भी। भौतिक गुण, यह चांदी जैसा सफ़ेद चमकीला धातु है। पारा यह देखिएगा तो सफ़ेद और चमकीला दिखाई देगा, पूरा चमकते हुए। यह ऐसे थर्मामीटर देख लीजिए ना, साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। साधारण ताप पर कैसा रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है। पूछेगा अपेक्षिक घनत्व कितना है पारा का? पारा का अपेक्षिक घनत्व 13.6। यह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक है। धातु है तो विद्युत के सुचालक होकर करेगा। यह एक परमाणुक है। कैसा? एक परमाणुक कहलाता है। तो किसका है ना? पारा एक परमाणुक है, अक्रिय गैस की तरह एक परमाणुक है पारा, एक परमाणुक है। यह चर्बी या चीनी के साथ खूब जोर से हिलाने पर भूरे रंग के चूर्ण में बदल जाता है। इस घटना को पारा का मृदीकरण, डेडिंग ऑफ मरकरी कहते हैं। कह रहा है कि पारा को क्या कीजिए ना, चर्बी के साथ है ना, चर्बी या चीनी, 400 चर्बी और 400 चीनी के साथ पारा मिला दीजिए। मिला खूब जोर से हिलाइएगा। पारा का किसके साथ मिलाइएगा? चर्बी और चीनी के साथ खूब जोर से हिलाने पर ये भूरे रंग का होता है। कौन? पारा भूरे रंग का होता है। कब? जब चर्बी चीनी के साथ मिला करके हिलाते हैं तो, जब हिलाते हैं तो पारा भूरे रंग का हो जाती है। जब भूरे रंग का हो जाता है तो यही घटना को कहते हैं पारा का मृदीकरण हो गया, यानी भूरे रंग का हो गया तो पारा का मृदीकरण हो गया। यह न तो आघातवर्ध होता है और न ही तन है, क्योंकि द्रव है तो कैसे आघातवर्ध होगा। 4.12 के ताप पर पारा का प्रतिरोध 0 हो जाता है। पूछेगा पारा का प्रतिरोध 0 कब होता है? तो पारा का प्रतिरोध पूछेगा 0 हमेशा होता है 4.12 केल्विन तापमान पर। 4.12 केल्विन तापमान पर पारा का प्रतिरोध 0 हो जाता है। क्या कहता है भौतिक गुण में? चांदी जैसा सफ़ेद चमकीली है, साधारण ताप पर द्रवस्था है, इसलिए न आघातवर्ध है न तन है। अपेक्षिक घनत्व देखा जाए, अपेक्षिक घनत्व 13.6 है। ऊष्मा विद्युत का सुचालक है, एक परमाणुक है, अक्रिय गैस की तरह। चर्बी और चीनी के साथ हिलाने पर पारा भूरे रंग का हो जाता है। जब भूरे रंग हो जाता है, चर्बी और चीनी के साथ मिलाते हैं तो पारा भूरे रंग का हो जाता है। अब भूरे रंग होने के कारण यह घटना को पारा का मृदीकरण कहते हैं। यह न तो आघातवर्ध है और न ही तन है। 4.12 तापमान पर, 4.12 केल्विन तापमान पर पारा का प्रतिरोध 0 हो जाता है। कितना होता है? 0 हो जाता है। पारा का रासायनिक गुण देखते हैं। इस पर जल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जल डाल दो, क्षार भी डाल दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पारा पर असर नहीं पड़ता है। यह अधातुओं के साथ संजोग करके अम्लगम का निर्माण करता है। पूछेगा जब पारा धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? अम्लगम बनाता है। कब बनाता है? अम्लगम बनाता है। कब? धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब धातु है, अम्लगम बनाता है निर्माण। यह गंधक के साथ प्रतिक्रिया कर मर्क्यूरिक ऑक्साइड कर गंधक के साथ धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्लगम बनेगा अम्लगम। लेकिन गंधक के साथ अब प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। पूछेगा पारा जब गंधक के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। पारा और धातु मिलेगा तो अम्लगम बनेगा। अभी देखिए धातु पारा मिलेगा तो अम्लगम, लेकिन गंधक के साथ मिलेंगे तो मर्क्यूरिक सल्फाइड बनता है। यह क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करके मर्क्यूरिक क्लोराइड बनाता है। देखिए पारा Hg रासायनिक गुण देख रहे हैं हम लोग। जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्लगम बनाता है। धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्लगम। गंधक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? पारा गंधक के साथ अभिक्रिया करेगा तो मर्क्यूरिक सल्फाइड बनाता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड गंधक के साथ अभिक्रिया करेगा तो मर्क्यूरिक सल्फाइड बनेगा। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो मर्क्यूरिक क्लोराइड बनेगा। गंधक से
मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ये क्लोरीन से मर्क्यूरिक क्लोराइड बना, सल्फाइड की जगह पर क्लोराइड, क्लोराइड का सूत्र होता है मर्क्यूरिक, क्लोराइड का सूत्र होता है HgCl2, Hg से हो गया मर्क्यूरिक, Cl2 से हो गया क्लोराइड, मर्करी क्लोराइड, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। ठंडा तथा तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3, जब ठंडा रहेगा तनु रहेगा, इससे अभिक्रिया करेगा तो पारा मर्क्यूरस नाइट्रेट बनेगा, मर्क्यूरस नाइट्रेट, मर्क्यूरस नाइट्रेट। कब? जब ठंडा तनु नाइट्रिक अम्ल रहेगा तो नस नाइट्रेट बनेगा, लेकिन मर्क्यूरस नाइट्रेट बनेगा। HgNO3 होल 2 और NO गैस देगा, NO भी बनाता है, मर्क्यूरस नाइट्रेट HgNO3 का होल 2 बनेगा और प्लस NO देगा। गर्म सांद्र ठंडा तनु नाइट्रिक अम्ल था तब न बनाया, ठंडा तनु था तब ना नाइट्रिक HNO3 कैसा था, ठंडा था तनु था तब बनाया मर्क्यूरस नाइट्रेट HgNO3 का होल 2 बनाया। लेकिन गर्म रहेगा तो गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल रहेगा तो ठंडा रहेगा तो मर्क्यूरस सा लगल है, और गर्म हो जाएगा सांद्र हो जाएगा तो मर्क्यूरिक हो जाएगा, मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनाएगा नाइट्रेट। NO और NO2 गैस देगा, NO और NO2 भी देगा। अम्लगम में घुल करके पारा मर्क्यूरिक क्लोराइड बनाता है, क्लोराइड। क्लोरीन से भी अभिक्रिया करता है तो मर्क्यूरिक क्लोराइड देखता है, और अम्लगम में भी घुलता है, घुल करके मर्क्यूरिक क्लोराइड देता है, क्लोराइड। जल या क्षार से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है पारा। देख लीजिए, पढ़ लिया हम लोग। पारा का उपयोग थर्मामीटर में काम आता है, थर्मामीटर देखे ना है, वही थर्मामीटर में बैरोमीटर भी होता है, आंधी तूफान का पता करने के लिए। यंत्र में गैस को एकत्र करने में, कोई भी गैस है एक जगह जमा करने में पारा का प्रयोग करते हैं। धातु के अवलगम के निर्माण में, और धातु के साथ अभिक्रिया करता है, अवलगम बने करता है। चांदी और सोने के निष्कर्षण में, चांदी है कि असली के पुराना नकली सोना चांदी के निष्कर्षण में अवलगम का पारा का उपयोग, निष्कर्षण में पारा का उपयोग। सिंदूर के निर्माण में, सिंदूर भी बनता है पारा से, ठीक ना। कास्टनर केलनर विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा। कौन सा विधि से? कास्टनर केलनर विधि जो होता है, कास्टनर केलनर विधि होता है द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के निर्माण में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH का निर्माण होता है पारा द्वारा। कौन सा विधि द्वारा? पारा द्वारा होता है, लेकिन कास्टनर विधि केलनर विधि द्वारा। कैसे कास्टनर, कैसे कास्टिक सोडा। मरकरी वाष्प लैंप बनाने में, मरकरी में भी पारा ही भरा रहता है। थर्मामीटर में, बैरोमीटर में गैस को एकत्र करने में, धातु के अम्लगम के निर्माण में, चांदी और सोने के निष्कर्षण में, सिंदूर के निर्माण में कास्टनर केलनर विधि से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है, इसमें भी पारा का प्रयोग करते हैं। मरकरी का जो वाष्प रहता है उसमें भी पारा का प्रयोग करते हैं। पारा के यौगिक मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड का बनता है जब मर्क्यूरस, देखिए गंधक के साथ अभिक्रिया कर रहा था तो मर्क्यूरिक का लगल है सल्फाइड बना था, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा था तो मर्क्यूरिक क्लोराइड बना था HgCl2। लेकिन ठंडा रहेगा और तनु रहेगा नाइट्रिक अम्ल रहेगा तो मर्क्यूरस, नाइट्रिक अम्ल के साथ मर्क्यूरस नाइट्रेट HgNO3 का होल 2 बना था, NO भी बना रहा। वही मर्क्यूरी HgCl2 मर्क्यूरिक नहीं है, सॉरी मर्क्यूरस क्लोराइड मर्क्यूरस HgNO3 हो गया, NO3 का होल 2 मर्क्यूरस क्लोराइड का। जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तनु या ठंडा नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तब बनता है मर्क्यूरस क्लोराइड। इसे केलोमल क्या बोलते हैं? केलोमल भी कहते हैं। अच्छा, केलोमल किसे कहते हैं? तो मर्क्यूरस क्लोराइड HgNO3 का होल 2, यही मर्क्यूरस क्लोराइड को बोलते हैं केलोमल। यह सफ़ेद रवेदार चूना है, ऐसा सफ़ेद है रवेदार है। जब पारे सफ़ेद रवेदार है तो नहीं होगा। जल या तनु अम्लों में अभिलय है, जब पारे नहीं खुलता है तो कैसे खुल जाएगा अम्ल में, है ना। अम्ल राज्य के साथ गर्म करने पर मर्क्यूरिक क्लोराइड बनाता है। इसको अम्ल राज्य यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कीजिएगा ना, तो क्या बनाएगा? करने पर यह मर्क्यूरिक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड बनाता है। देखिए पारा में भी क्या है, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है ठंडा वाला से तो मर्क्यूरस नाइट्रेट बनाता है। क्लोराइड है जी, पारा जो पारा अम्ल राज्य में घुल करके मर्क्यूरिक क्लोराइड देता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड पारा। अब पारा के बेटा मर्क्यूरस क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है जी, सूत्र गलत लिख लीजिए। मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस नाइट्रेट का सूत्र होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड गलत सूत्र है। चलिए देखिए मर्क्यूरस क्लोराइड का सूत्र है HgNO3 का होल 2 जो है ना, मर्क्यूरस नाइट्रेट का सूत्र होता है HgNO3 का होल 2।
यहाँ है मर्क्यूरस क्लोराइड। केलोमल कहते हैं सफ़ेद रवेदार चूर्ण है, जल और तनु अम्ल में अब घुलता नहीं है, अब विलय है, अम्ल राज के साथ घुलता है। पारा का हो या पारा के बेटा मर्क्यूरी क्लोराइड, दोनों अम्ल राज के साथ घुल करके मर्क्यूरी क्लोराइड बनाता है। इस मर्क्यूरी क्लोराइड इसका उपयोग औषधि के रूप में केलोमल इलेक्ट्रोड बनाने में, इसलिए केलोमल इलेक्ट्रोड बनाने के कारण इसको हम लोग केलोमल भी कहते हैं। चलते हैं हम लोग मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड कब होता है? जब पारा अम्ल राज में घुलता है तो मर्क्यूरी क्लोराइड बनाता है। इसी के बारे में देखते हैं। मर्क्यूरस भी क्लोराइड में घुलता है ना, यहाँ लिखल है अम्ल राज के साथ घुल करके मर्क्यूरी क्लोराइड बनता है। वही मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 इसे कोरोसिव सप्लीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्क्यूरी क्लोराइड को क्या बोलते हैं? HgCl2 को क्या बोलते हैं? बोलो। कोरोसिव सप्लीमेंट भी कहते हैं। यह एक भयंकर विष है। विष का मतलब कि पॉइजन है। कैसा? मर्क्यूरी क्लोराइड कैसा है? पॉइजन यानी भयंकर विष है। ये रंगहीन है, रवेदार ठोस पदार्थ है। यह ठंडे जल में कम किंतु गर्म जल में काफ़ी घुल जाता है। ठंडा जल में तो कम घुलता है, तो गर्म जल रहेगा इसमें काफ़ी मात्रा में घुल जाता है मर्क्यूरी क्लोराइड। यदि मर्क्यूरी क्लोराइड के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया जाए तो क्या होगा? मर्क्यूरी क्लोराइड का जो विलयन है इसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देने पर तो नेस्लर अभिकर्म बनता है। क्या बनता है? नेस्लर अभिकर्म बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे कहाँ? मर्क्यूरी क्लोराइड में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया जाए तो नेस्लर अभिकर्म बनता है। कोरोसिव सप्लीमेंट कीटाणुनाशक के रूप में तथा सर्जिकल उपकरण को साफ करने में करता है। कोरोसिव सप्लीमेंट का हो या मर्क्यूरी क्लोराइड का HgCl2 बातें क्या वही करा। कोरोसिव सप्लीमेंट कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है और सर्जिकल उपकरण में भी होता है। सर्जिकल जहाँ होता है उसको साफ करने में होता है। सर्जिकल उपकरण को साफ करने में होता है मर्क्यूरी क्लोराइड। क्या कहते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड? HgCl2 रासायनिक सूत्र है। कोरोसिव सप्लीमेंट कहते हैं और कोरोसिव सप्लीमेंट का उपयोग होता है कीटाणुनाशक रूप में और सर्जिकल उपकरण में को साफ करने में होता है। कोरोसिव सप्लीमेंट भी कहते हैं। यह एक भयंकर विष है ना, रंगहीन रवेदार ठोस पदार्थ है। यह ठंडे जल में कम घुलता है लेकिन गर्म जल रहेगा तो ज़्यादा घुलता है। मर्क्यूरी क्लोराइड के विलयन में इसमें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देने पर नेस्लर अभिकर्म बन जाता है। नेस्लर अभिकर्म बनता है। कोरोसिव सप्लीमेंट कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है, कीटाणुनाशक रूप में और सर्जिकल उपकरण में को साफ करने में काम आता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड देते हैं हम लोग। मर्क्यूरिक सल्फाइड देखते हैं हम लोग। मर्क्यूरिक सल्फाइड जब पारा गंधक के साथ अभिक्रिया करता है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड बनाता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड गंधक के साथ वही कह रहा है। मर्क्यूरिक सल्फाइड देखते हैं। गंधक के साथ अभिक्रिया करता है पारा तो क्या बनता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसे बर्मिलियन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बर्मिलियन भी कहते हैं। यह लाल रंग का रवेदार ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है और ठोस पदार्थ। यह जल और अम्ल में अविलय है, न जल में घुलता है न अम्ल में घुलता है। यह अम्ल राज में घुलता है तो जब पारा घुल जाता है अम्ल राज में तो बनाता है मर्क्यूरी क्लोराइड, तो उसका बेटा मर्क्यूरी सल्फाइड है। यह भी अम्ल राज में घुलता है, घुल करके मर्क्यूरी क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? मर्क्यूरी क्लोराइड। देखिए गंधक के साथ अभिक्रिया करता है मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी सल्फाइड, लेकिन अम्ल राज में घुलेगा तो मर्क्यूरी क्लोराइड बनता है। वही कह रहा है। अम्ल राज में घुल करके मर्क्यूरी क्लोराइड बनाता है। कौन? मर्क्यूरी सल्फाइड जो है, सल्फाइड अम्ल राज में घुलेगा तो क्या बनेगा? तो अम्ल राज में घुलेगा तो मर्क्यूरी क्लोराइड बनाता है। इसका उपयोग किसका? मर्क्यूरी सल्फाइड का उपयोग सिंदूर के रूप में होता है। सिंदूर के रूप में पारा भी देखे तो पारा का बेटा है तो ये भी सिंदूर के रूप में होता है। औषधि में मकर ध्वज के रूप में होता है। जब औषधि में होता है दवाई में तो मकर ध्वज के रूप में तथा जल रंग बनाने में, जल को कलर बनाना है, वाटर कलर बनाने में तो क्या करता है? मर्क्यूरी सल्फाइड। पहला तो गंधक के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है पारा, बनाता है मर्क्यूरी सल्फाइड, जिसे बर्मिलियन भी कहते हैं। बर्मिलियन लाल रंग का रवेदार ठोस पदार्थ है। जल और अम्ल में नहीं घुलता है लेकिन अम्ल राज में घुल जाता है। अम्ल राज में घुलता है तो मर्क्यूरी क्लोराइड बनाता है। मर्क्यूरी क्लोराइड सिंदूर के रूप में प्रयोग होता है। इसका मर्क्यूरी क्लोराइड बनाता है और सिंदूर के रूप में, औषधि में मकर ध्वज के रूप में, मकर ध्वज के रूप में जल रंग बनाने में काम आता है। अम्लगम क्या? अम्लगम जब पारा धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? अम्लगम बनाता है। वही अम्लगम। पारा ये चीज़ें अन्य धातुओं के साथ मिलकर धातु घोल बनाता है। ये धातु घोल को कहते हैं अम्लगम कहते हैं। पारा को लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ
अम्लगम नहीं करता। बाकी धातु के साथ अम्लगम कर देता है, लेकिन लोहा के साथ नहीं रख करता, इसलिए पारा को लौह पात्र में रखा जाता है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः मरकरी का वाष्प रहता है, और मरकरी का वाष्प जो रहता है पारा का वाष्प रहता है, और आर्गन गैस भरे रहते हैं दोनों, मरकरी आर्गन। इसलिए आर्गन भी एक परमाणुक है और मरकरी भी, पारा भी एक परमाणुक है। दोनों का प्रयोग ट्यूबलाइट में करते हैं। बैरोमीटर में पारे की सतह का चढ़ना या उतरना, स्वच्छ मौसम, अगर चढ़ रहा है पारा तो मौसम अच्छा है, और उतर रहा है तो तूफान के बारे में सूचना देता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्विक सिल्वर पारा को। सीसा, सीसा को पीवी बोलते हैं, हालांकि सीसा पीवी धातु है। सीसा का निष्कर्षण पूछेगा, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः उसका अयस्क गैलेना से करता है। पूछेगा सीसा का निष्कर्षण किससे करते हैं, तो गैलेना से करते हैं, गैलेना से करता है सीसा का निष्कर्षण अयस्क। पीवीएस बोलते हैं, गैलेना का सूत्र होता है सीसा का अयस्क से, अयस्क जो है गैलेना, गैलेना का सूत्र होता है पीपीएस, 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 गैलेना। सीसा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, अस्थायी तत्व माना जाता है सीसा को। यह एक ऐसा तत्व है जिससे कागज पर लिखने का काम किया जाता है, मतलब कहना है अस्थायी तत्व है, कागज पर लिखने के काम भी लिया जाता है, कागज पर लिखा भी जाता है सीसा से, ऐसा है। क्या कहता है सीसा के बारे में, सीसा का निष्कर्षण गैलेना अयस्क से किया जाता है, जो पीवीसी सूत्र है। सीसा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, अस्थायी अस्थायी, कागज पर लिखने का काम आता है सीसा, कागज पर लिखने का काम। सीसा का भौतिक गुण मुलायम होता है और नीलापन के लिए भूरा धातु है। सीसा थोड़ा सा मुलायम होता है और नीलापन रहता है, नीलापन के साथ भूरा भी रहता है, देखने में लगा नीला लेकिन और बढ़िया से देखे तो भूरा भी दिखाई देता है। वही नीलापन के लिए भूरा धातु है। इसमें धातु चमक पा जाता है, चमकता है। धातु चमक रहता है, कागज पर निशान छोड़ देता है, इसलिए कागज पर लिखने का काम आता है, कागज पर निशान छोड़ देता है। यह भारी धातु है, अस्थायी भी है और भारी भी धातु है। जिसका घनत्व 11 पॉइंट, घनत्व पूछेगा 11.34 है। कितना है 11.34, घनत्व पूछेगा तो 11.34, लेकिन दौर्नांक पूछेगा गलनांक 327.4, 327 याद कर लीजिए। क्वथनांक पूछेगा 1620, 1620 क्वथनांक है। ताप और विद्युत के कुचालक है। धातु होते हुए भी, सीसा का धातु है, धातु में गिनती आता फिर भी विद्युत के कुचालक है। ताप के और विद्युत के क्या है, दोनों के कुचालक है। उभयधर्मी धातु, कैसा, यह एक उभयधर्मी धातु माना जाता है, धातु है। तो क्या कहते हैं सीसा का भौतिक गुण मुलायम, नीलापन लिए हुए भूरा धातु है, धातु चमक पाया जाता है, कागज पर निशान छोड़ देता है, भारी धातु है और अस्थायी धातु है। घनत्व 11.34, दौर्नांक पूछेगा 327.4 और क्वथनांक पूछेगा 1620 डिग्री से है, 1620। ताप और विद्युत के कुचालक है और एल्युमिनियम की तरह उभयधर्मी धातु माना जाता है सीसा को, उभयधर्मी धातु है। सीसा का रासायनिक गुण, सीसा का रासायनिक गुण देखते हैं, शुष्क वायु से प्रतिक्रिया नहीं करता है। शुष्क वायु से तो प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन आर्द्र वायु से प्रतिक्रिया करता है। जब करता है तो हाइड्रोक्साइड कब बनाता है, हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट की परत बढ़ जाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है और कार्बोनेट की परत बढ़ जाता है। कब, जब आर्द्र वायु से अभिक्रिया करता है, तब आर्द्र वायु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की परत बन जाता है। वायु, सीसा को जब हम लोग वायु में हवा में गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनाता है, कब आता है, लेड ऑक्साइड, और लाल रेड बनाता है। पूछेगा जब सीसा को वायु में गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड बनाता है, लेड ऑक्साइड, और लेड की जगह पर वो लाल लेड भी बनाता है, लाल लेड। लेकिन वायु के साथ गर्म करते तब ना, लेकिन जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है, कब बनाता है, लेड हाइड्रोक्साइड। तनु HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तनु HCl से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देता है, क्या देता है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इसलिए हाइड्रोजन गैस देता है। तनु HCl रहता है, लेकिन सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में गर्म करते हैं तो SO2 गैस देता है। पूछेगा सीसा को जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस देता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में गर्म करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में गर्म करते हैं तो SO2 गैस देता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। चलिए सीसा तो हो गया, सीसा का बात आते हैं यहाँ पे और है। सीसा जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तनु नाइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, तनु नाइट्रिक अम्ल तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड देता है, नाइट्रिक से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस देता है। कब, जब तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस देता है,
लेकिन सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके Na2 का भूरा धुआं निकलता है। कुछ सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराता है, तनु नाइट्रिक अम्ल रहेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड, तनु की जगह पर खाली सांद्र चेंज हो गया, नाइट्रिक उसी रहेगा, अम्ल से है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। याद करें, तनु रहेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड, सांद्र रहेगा तो Na2 का भूरा धुआं निकलता है, यही नाइट्रिक ऑक्साइड का भूरा धुआं निकलता है। शीशा का रासायनिक गुण देख लिया। अब आते हैं यहाँ पर पारा शीशा नहीं चाहिए, चलिए हम लोग यहाँ शीशा को उपयोग देते हैं। शीशा पर रासायनिक गुण देख लिया हम लोग, रासायनिक गुण हम लोग पढ़ लिए थे ना, रासायनिक गुण देख लिया। शीशा के उपयोग देखते हैं, शीशा का उपयोग, शीशा मिश्र धातु के निर्माण में काम आता है। मिश्र धातु बनाने में, लेड चैम्बर बनाने में, लेड बने शीशा, शीशा के चैम्बर बनाने में, लेड पाइप, लेड चैम्बर रहे या लेड पाइप रहे, इसके निर्माण में काम आता है। लेड आर्सेनिक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में, वो लेड आर्सेनिक होता है। लेड आर्सेनिक शीशे है, ये मिश्र धातु है, लेड आर्सेनिक का है, शीशा का मिश्र धातु है। लेड आर्सेनिक, आर्सेनिक मिश्र धातु है, क्या है? लेड आर्सेनिक का मिश्र धातु, इसका उपयोग कहाँ होता है? लेड आर्सेनिक, लेड आर्सेनिक, लेड आर्सेनिक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में आता है। किसके काम आता है? गोली बनाने में। नाभिकीय अनुसंधान में भी आता है शीशा का उपयोग, नाभिकीय अनुसंधान में। कार्बन शीशा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में। नाभिकीय अनुसंधान तो शीशा का काम करता है। कार्बन शीशा जो रहता है ना, कार्बन शीशा, इसमें कार्बन मात्रा ज़्यादा रहता है, वो कृत्रिम अंग बनाने में काम आता है। तो शीशा का उपयोग देखते हैं मिश्र धातु के निर्माण में, लेड चैम्बर और या लेड पाइप के निर्माण में। लेड आर्सेनिक क्या है? मिश्र धातु है, इसका उपयोग कहाँ आता है? गोली बनाने में। लेड आर्सेनिक का उपयोग गोली बनाने में। नाभिकीय अनुसंधान में काम आता है शीशा का। कार्बन शीशा रहता है तो कृत्रिम अंग के निर्माण में। शीशा का यौगिक होता है, क्या क्या होता है यौगिक? शीशा का यौगिक लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड क्या है? शीशा का ही यौगिक है, लेड ऑक्साइड। जब वायु से अभिक्रिया कर रहा था, अभी हम लोग देखें है ना, जब वायु से अभिक्रिया कर रहा था शीशा है ना, वायु से में गर्म करने पर लेड ऑक्साइड बना रहा था और लाल लेड, यही लेड ऑक्साइड देखते हैं हम लोग। लेड ऑक्साइड इसे लिथार्ज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिथार्ज। यह उभयधर्मी है ऑक्साइड है, क्योंकि शीशे जब उभयधर्मी ऑक्साइड है तो लेड ऑक्साइड भी तो ऑक्साइड है तो उभयधर्मी ऑक्साइड का लगा। इसका उपयोग रबड़ के उद्योग में होता है। कहाँ? रबड़ के उद्योग में। स्टोरेज, स्टोरेज बैटरी के निर्माण में। स्टोरेज बैटरी मतलब जो छोटे छोटे बैटरी का रहता है उसका प्रयोग में होता है। स्टोरेज बैटरी के निर्माण में। फ्लिंट कांच बनाने में, फ्लिंट कांच बनाने क्या करते हैं? लेड ऑक्साइड के लिथार्ज करते हैं, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसका उपयोग रबड़ के उद्योग में आता है। स्टोरेज जो बैटरी है उसमें, और फ्लिंट कांच के निर्माण में आता है। फ्लिंट कांच के निर्माण में लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड था। लेड डाई ऑक्साइड है, डाई ऑक्साइड, डाई डाई ऑक्साइड के पहले डाई लग गया, लेड डाई ऑक्साइड। इसका उपयोग दिया सलाई बनाने में आता है। 10 डाई ऑक्साइड, 10 से दिया सलाई। लेड डाई ऑक्साइड का प्रयोग दिया सलाई के निर्माण में। लाल लेड का प्रयोग, लाल लेड ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, इसको PB3O4 कहते हैं। PB3O4 को लाल लेड कहा जाता है। कुछ लाल लेड का रासायनिक नाम पूरा लाल लेड है। जब शीशा को हम लोग वायु में गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनाता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज बोलते हैं। यह और लाल लेड भी बनता है, ये लाल लेड देखते हैं। लाल लेड का रासायनिक नाम ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। PB3O4 के नाम जानते हैं, PB3O4 के नाम से जानते हैं। इसी को कहते हैं लाल लेड, ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, PB3O4 के नाम जानते हैं। इसका उपयोग मैंने लाल लेड का उपयोग लाल पेंट बनाने में, लाल पेंट होता है उसका बनाने में। फ्लिंट कांच बनाने में हालांकि लेड ऑक्साइड का भी, और दोनों लाल लेड का भी, और दोनों वायु में गर्म करने पर भी बनता है। फ्लिंट कांच बनाने में, लाल लेड सीमेंट निर्माण में, सीमेंट के निर्माण में भी आता है। लाल लेड का प्रयोग कहाँ आता है? सीमेंट के निर्माण में। क्या क्या देखें लाल लेड का प्रयोग? ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, PB3O4 कहते हैं। लाल पेंट बनाने में, लाल पेंट, फ्लिंट कांच सीमेंट निर्माण में काम आता है। लाल लेड का प्रयोग हो गया। अब देखते हैं लेड एसीटेट, लेड एसीटेट का प्रयोग होता है। इसे लेड एसीटेट के कैसे लाल लेड को हम लोग ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड कहते हैं, PB3O4। उसी तरह से लेड ऑक्साइड, इसे शुगर ऑफ लीड कहा जाता है। शुगर ऑफ लीड कहा जाता है। इसे इनऑर्गेनिक शुगर भी कहते हैं। शुगर ऑफ लीड कहो या ऑर्गेनिक शुगर भी कहते हैं। लेड एसीटेट पेपर का उपयोग H2S गैस की उपस्थिति के जांच हेतु किया जाता है। लेड एसीटेट का प्रयोग कहाँ होता है? प्रयोग वही लेड एसीटेट पेपर जो होता है ना, पेपर का उपयोग लेड एसीटेट का प्रयोग कहाँ होता है? H2S गैस है कि नहीं है, यही H2S गैस की जांच करने में किया जाता है, जांच में होता है। लेड एसीटेट का देखा शुगर ऑफ लीड, इनऑर्गेनिक शुगर भी कहते हैं।
पेपर का उपयोग H2S गैस की उपस्थिति जांच करने में किया जाता है। व्हाइट लेड या बेसिक लेड कार्बोनेट को कहा जाता है व्हाइट लेड करना है। पूछे व्हाइट लेड किसे कहते हैं? व्हाइट लेड बेसिक लेड कार्बोनेट बेसिक लेड कार्बोनेट को बोलते हैं व्हाइट लेड। सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट लेड का किस नाम से जानते हैं? बेसिक लेड कार्बोनेट भी कहते हैं, रासायनिक नाम है, और सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। लेड ट्राई इथाइल TeL, टी से हो गया TeL, टी से टेट्रा, लेड टेट्रा इथाइल, टी से हो गया टेट्रा, ई से इथाइल, एल से लेड टेट्रा इथाइल। इसका उपयोग अपस्फोटन रोकने में किया जाता है। पूछेगा अपस्फोटन रोकने में किसका प्रयोग करते हैं? अपस्फोटन रोकने में लेड टेट्राइथाइल का प्रयोग, TeL का प्रयोग, लेड TeL का प्रयोग होता है अपस्फोटन रोकने में। लेड सीसा के मिश्र धातु है। लेड में सीसा के मिश्र धातु। टाइप मेटल में Pb Sb ऐसा रहता है। देखिए लेड सीसा मिश्र धातु है। टाइप मेटल भी सीसा का मिश्र धातु है। इसमें Pb Sb ऐसा रहता है। Pb सबसे ज़्यादा रहता है 75%, इसलिए इसका वैल्यू है 75%, Sb 20%, Sn 3 रहता है 6%। पूछेगा टाइप मेटल में Pb 75%, Pb Sb Sn ऐसा है। सोल्डर और प्यूटर दोनों का मिश्र धातु एक है। सोल्डर का हो या प्यूटर का हो, फर्क नहीं। सोल्डर मिलेगा तो में 50 से 70% टीन रहता है। टीन का काम है गला देना, और Pb सीसा रहता है चनक जाना, टूट जाना, इसलिए फ्यूज के काम आता है, वैद्युत संपर्क संबंध में आता है। सोल्डर का Sn और Pb, टीन ज़्यादा रहता है Sn 50 से 70%, प्यूटर भी Sn और Pb रहता है। लेकिन इसमें सोल्डर में देख रहे थे 50 से 70 टीन रहता है Sn, प्यूटर में भी रहता है 75% अकेले सोल्डर में ना। प्यूटर Sn Pb दोनों है, 75% टीन रहता है, 25 सीसा रहता है। विद्युत उपकरण में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टीन का बना मिश्र धातु है। यही हो गया लेड और टीन। कितना रहता है? गोल्ड सोल्डर कहते हैं इसको, फ्यूज तार कहते हैं। सोल्डर भी और फ्यूज तार दोनों एक में बनता है। सोल्डर भी में रहता है Sn Pb, और फ्यूज तार में रहता है Sn Pb। लेड मैंने Pb है, टीन मैंने Sn है, और सोल्डर भी। सोल्डर का हो या फ्यूज तार का, दोनों में लेड से टीना रहता है, टीना, और प्यूटर में भी रहता है सीसा टीना। राजस्थान में से जवार खान है। जवार खान कहाँ है? राजस्थान में। सीसा जस्ता के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो जवार खान किस लिए प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीसा जस्ता के खनन होता है, इसलिए प्रसिद्ध है जवार खान। सीसा और जस्ता दोनों का खनन होता है। सीसा भी और जस्ता का भी खनन होता है, खनन के लिए प्रसिद्ध है कौन? जवार खान। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेड पाइप जो होता है सीसा से बनता है। सीसा को उपयोग देखें ना जी, लेड चैम्बर बनाने में भी और लेड पाइप बनाने में। यही लेड का पाइप जो रहता है पीने वाला पानी से नहीं ले जाना चाहिए। क्यों? देखिए लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेड पाइप जो है वायु में मिश्रित जल रहता है। वायु में रखा रहता है मिश्रित जल के साथ घुल जाता है लेड पाइप, और जल के साथ घुल करके विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और पॉइजन उत्पन्न करता है। पॉइजन कारण आदमी मर भी सकता है। इसलिए लेड पाइप को पानी नहीं ले जाना चाहिए लेड पाइप से, क्योंकि जल के साथ मिश्रित होकर के है ना विषैले लेड बनाता है। लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है, और लेड हाइड्रोक्साइड पॉइजन है। लेड हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है PbOH का होल 2, PbOH का होल 2। Pb में लेड हाइड्रोक्साइड का OH बोलते हैं का होल 2, लेड हाइड्रोक्साइड का होल 2। यूरेनियम 92 यूरेनियम 92 एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य। एक्टिनाइड में कौन कौन आता है? 90 से लेकर के थोरियम 90 232 थोरियम से स्टार्ट होता है। कहाँ से? एक्टिनाइड श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होता है? थोरियम से 90 से लेकर के है ना 103 तक चलता है, 103 तक है ना। और F ब्लॉक के अंतर्गत आता है सबका। एक्टिनाइड जो है ना यहाँ से निकला हुआ छठा आवर्त से निकला हुआ लिप्त है ना 89 है। एक्टिनाइड श्रेणी किसका है? इसलिए इसको एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। करना चल गया एक्टिनाइड श्रेणी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्टिनाइड श्रेणी से एक्टिनाइड कितना होता है? 7वां ग्रुप आवर्त में 7वां है 89 227, यही एक्टिनाइड है। एक्टिनाइड श्रेणी से निकला हुआ है
इसलिए इसको एक नेट से निकलता है। और 90 से लेकर के सीधे कहाँ तक जाता है, 90 से 103 तक। कहाँ तक, 103 तक। एक ब्लॉक का अंत संक्रमण तत्व है। कैसा, अंत संक्रमण तत्व। और ऊपर है लेथेनियर्स, क्योंकि लेथेनियम से निकला हुआ, 57 से निकला हुआ, इसलिए लेथेनियम पूछेगा 58 से 71 तक जाता है, 71 तक। एकरा में एक नेट श्रेणी जो है 90 से लेकर 103 तक एक नेट श्रेणी, इसमें रेडियो सक्रिय तत्व आते हैं। जितना रेडियो सक्रिय तत्व एक नेट श्रेणी में आता है। अच्छा, हम लोग थोरियम देखना चाहते हैं जी, यूरेनियम नहीं, पहले थोरियम देख लीजिए। थोरियम का होता है 90-232 से भी एक नेट श्रेणी का था। रेडियो सक्रिय तत्व इसी में आता है, एक्टिनेट में 90-232 हम लोग पढ़ लिए। अच्छा, आपके पढ़ने की इसको, थोरियम एक रेडियो सक्रिय धातु है। अभी देखें रेडियो सक्रिय तत्व इसमें आता है, 90 वाला में आता है, 90 से 103 तक आता है। थोरियम भारत में केरल के समुद्री तट देखे हैं तो हाँ, वहीं समुद्री तट जाइएगा ना तो वहाँ मोनाजाइट नाम का बालू मिलता है। यही मोनाजाइट बालू में उपलब्ध है ज़्यादा। थोरियम का निष्कर्षण मोनाजाइट अयस्क से किया जाता है। पूछेगा थोरियम का निष्कर्षण कैसे होता है, मोनाजाइट बालू से निकलता है ना, इसलिए मोनाजाइट अयस्क से ही किया जाता है। थोरियम का भौतिक गुण यह भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। इसका द्रव्यमाप 145 है और क्वथनांक 2800 डिग्री सी है। द्रव्यमाप 145 क्वथनांक 2800 है। इसे क्रिस्टल अष्टफलकीय होते हैं। थोरियम का क्रिस्टल कैसा होता है, संरचना कैसा होता है, अष्टफलकीय में 8 को भुजा वाला होता है। इसका अपेक्षित गलनांक है 145, क्वथनांक है 2800, लेकिन घनत्व कितना है, घनत्व पूछेगा 11.23 होता है, 11.23। तो भौतिक गुण में क्या देखें, भूरे रंग का होता है, द्रव्यमाप 145, क्वथनांक 2800, अष्टफलकीय है थोरियम और 11.23 इसका घनत्व है। थोरियम का उपयोग कहाँ होता है ना, थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा में भी काम आता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। ऐसा सेल जहाँ फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है वहाँ भी प्रयोग होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो रहता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के टंगस्टन फिलामेंट में आता है। टंगस्टन फिलामेंट में, किसका टंगस्टन फिलामेंट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के टंगस्टन फिलामेंट में। तीसरा, कार्बनिक रसायन में उत्प्रेरक के रूप में भी काम आता है। क्या कहते हैं हम लोग थोरियम के बारे में, 90-232 है, एक नया श्रेणी का संक्रमण धातु है ना। केरल में जाइएगा समुद्र तट पर मोनाजाइट बालू में मिलता है। मोनाजाइट अयस्क से ही इसका निष्कर्षण होता है, भूरे रंग की होती है। गलनांक 145, क्वथनांक 2800, अष्टफलकीय है। घनत्व पूछेगा 11.23। उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के टंगस्टन फिलामेंट बनाने में और कार्बन रसायन में उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। अब चलते हैं यूरेनियम में। अभी देखिए यूरेनियम 90-92-238 है। ये यूरेनियम एक दुर्लभ तत्व, कैसा दुर्लभ है और संक्रमण तत्व भी है, क्योंकि एक टिनाइट श्रेणी का आता है और एक नाइट श्रेणी का पूरा तत्व ही दुर्लभ संक्रमण तत्व कहलाता है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके सभी खनिज रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए रेडियो सक्रियता तत्व इसके सभी खनिज यूरेनियम के जितना खनिज है ना, सब रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। अब एक टिनाइट श्रेणी का है तो समझ लीजिए रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करबे करेगा। प्रदर्शित करता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। झारखंड यूरेनियम में पहला स्थान है भारत में। यूरेनियम का निष्कर्षण, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसका अयस्क, मतलब यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड है। यह पिच ब्लेंड से किया जाता है निष्कर्षण। पूछा यूरेनियम का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से किया जाता है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड यूरेनियम के भौतिक गुण चमकदार होता है यूरेनियम और सफ़ेद धातु है। आघातवर्ध और बहुत तन होता है, लेकिन अशुद्ध धातु भंगुर होता है। अशुद्ध धातु जितना है तो भंगुर टूट जाता है। अशुद्ध रहेगा तब धातु, ऐसे धातु टूटता नहीं है, लेकिन अशुद्ध रहेगा तो टूट जाएगा। यह काफ़ी रेडियो सक्रिय होता है और काफ़ी रेडियो सक्रिय होने के कारण यह पारामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, पारामैग्नेटिक होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 19.05 और गलनांक होता है 1850, 1850 का हो या तो 1850 का हो, 1850। क्वथनांक तो बहुत ज़्यादा है, 3500 डिग्री से क्वथनांक है। तो भौतिक गुण क्या देखें, चमकदार होता है, चमकदार के साथ सफ़ेद धातु है। आघातवर्धी है कि धातु आघातवर्ध होकर करेगा,
है ना, तन भी है, बहुत तन है, बहुत तन भी है, लेकिन शुद्ध धातु जो रहता है भंगुर होता है, काफ़ी रेडियो सक्रिय तत्व माना जाता है। यह पैरामैग्नेटिक होता है ना, पैरामैग्नेटिक यूरेनियम के भौतिक में देखा जाए पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक अपेक्षिक घनत्व 19.05 द्रव्यनांक पूछेगा 1850 क्वथनांक 3500 डिग्री सी क्वथनांक है। यूरेनियम का उपयोग, यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग, यूरेनियम है वो भी यूरेनियम कैसा होता है कार्बाइड का, यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हाइबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। यूरेनियम काम है उत्प्रेरक रूप में काम करना, लेकिन यूरेनियम कार्बाइड होता है, यूरेनियम कार्बाइड यूरेनियम का ही गैस का माना जाता है। यूरेनियम कार्बाइड किसका है, कार्बाइड यूरेनियम का गैस का होता है यूरेनियम कार्बाइड। इसका उपयोग हाइबर विधि में किया जाता है। हाइबर विधि में क्या होता है, अमोनिया के उत्पादन होता है। अमोनिया का उत्पादन कैसे होता है, तो कौन करवाता है, यूरेनियम। कौन सा, उत्प्रेरक रूप में काम करता है। हाइबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक रूप में काम आता है, यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के भी उत्पादन में काम आता है भाई, यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा में। लेकिन यूरेनियम कार्बाइड कहेगा तो हाइबर विधि में काम आता है, ताकि अमोनिया का उत्पादन हो सके। अमोनिया का उत्पादन कैसे होता है, हाइबर विधि से होता है अमोनिया का उत्पादन। इसमें अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक रूप में कौन करता है, उत्प्रेरक रूप में काम करता है यूरेनियम कार्बाइड करता है। और यूरेनियम का उपयोग कहाँ है, परमाणु ऊर्जा में भी होता है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। इसका उपयोग अनेक मिश्र धातु के निर्माण में होता है। इसका उपयोग गैस विसर्जन के उपकरण में भी होता है, गैस विसर्जन के उपकरण में, गैस विसर्जन के उपकरण में गैस विसर्जन उपकरण में इलेक्ट्रोड के रूप में, किस रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में होता है, इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। जब गैस का विसर्जन होता है, उपकरण होता है, उस समय इलेक्ट्रोड के रूप में होता है यूरेनियम का उपयोग। यूरेनियम के नाइट्रेट होता है और क्लोराइड होता है और सेलिसाइलेट होता है। सेलिसाइलेट का उपयोग दवाई निर्माण में होता है। यूरेनियम के नाइट्रेट का हो, यूरेनियम के क्लोराइड का हो, क्लोराइड या सेलिसाइलेट का हो, इसका उपयोग दवाई में काम आता है। नाइट्रेट, क्लोराइड, सेलिसाइलेट का उपयोग दवाई के निर्माण में। यूरेनियम के नाइट्रेट और एसीटेट, नाइट्रेट का उपयोग, क्लोराइड का उपयोग, सेलिसाइलेट का उपयोग दवाई बनाने में। वही नाइट्रेट यहाँ, वही नाइट्रेट, यही यूरेनियम के नाइट्रेट और एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। कहाँ, फोटोग्राफी में होता है। अपने नाभिकीय विखंडन की क्षमता के कारण ही नाभिकीय आयुधा शास्त्रों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें नाभिकीय विखंडन होता है यूरेनियम का ज़्यादा है, और नाभिकीय विखंडन होने के कारण है ना, नाभिकीय आयुध शास्त्र में प्रयोग होता है। क्या कहते हैं, यूरेनियम का उपयोग, यूरेनियम के यौगिक है यूरेनियम कार्बाइड। इसका उपयोग हाइबर विधि से बनता है अमोनिया, तो अमोनिया बनता है हाइबर विधि से। तो एक में उत्प्रेरक रूप में काम करता है, उत्प्रेरक रूप में काम करता है यूरेनियम कार्बाइड करता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा में भी होता है, मिश्र धातु के निर्माण में भी होता है। गैस विसर्जन होता है उपकरण, उसमें इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। यूरेनियम नाइट्रेट, क्लोराइड, सेलिसाइलेट का उपयोग दवाई के निर्माण में होता है। ये नाइट्रेट, क्लोराइड तो है, नाइट्रेट के जगह पर यूरेनियम के नाइट्रेट और एसीटेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, सेलिसाइलेट का उपयोग दवाई में। लेकिन यूरेनियम के नाइट्रेट रहेगा, नाइट्रेट और एसीटेट। नाइट्रेट का प्रयोग दवाई में भी होता है, नाइट्रेट का प्रयोग यहाँ है, नाइट्रेट और एसीटेट का प्रयोग फोटोग्राफी में भी होता है। यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन क्षमता बहुत अधिक है, इसलिए नाभिकीय आयुध शास्त्र में इसका प्रयोग होता है, नाभिकीय आयुध शास्त्र में। यूरेनियम के समस्थानिक आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम 3 समस्थानिक है। यूरेनियम 92-234, यूरेनियम 92-235। समस्थानिक में परमाणु संख्या बराबर रहता है, 34, 35 और 92-238। 34 1 35, 35 1 35 3 38 है, 3 भाग जाता है, तीसरा में 3 जोड़ देता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में 92-238 पाया जाता है। प्रकृति में कहने का मतलब पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाया जाता है, 92-238। यही 238 प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पूछेगा यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक प्रकृति में ज़्यादा पाया जाता है, 92-238। 99.28% पाया जाता है। कितना पृथ्वी पर, 99.28% पाया जाता है। ये वाला 92-238 कितना पाया जाता है, 99.28%। 92-235 ये ला पहला, 92-235.71%, सबसे कम है ना, सबसे कम ये होगा। दूसरा सबसे ज़्यादा है 99%, दूसरा स्थान पर ये है, तीसरा स्थान पर ये है 35 वाला। तो वही करा 92-235.71%, 92-234.006%, 006%। तो पहला स्थान 99% ये वाला 0.71%, 34 वाला 35 वाला 0.006। यूरेनियम का समस्थानिक 92-235 जो पृथ्वी पर पाया जाता है 0.71%, वही समस्थानिक 92-235 का उपयोग परमाणु भट्ठी में होता है। पूछेगा परमाणु भट्ठी में किस यूरेनियम के कौन सा समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, 92-235 जो पृथ्वी पर दूसरा स्थान पर पाया जाता है।
परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ईंधन के रूप में होता है। यूरेनियम का समस्थानिक 92.38% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी पर प्रकृति में। रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता। ये रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता। यूरेनियम का समस्थानिक देखें, 3 समस्थानिक है, 92, 34, 35, 38। पृथ्वी पर 99.28%, 71% और 0.006% पाया जाता है 35। ये रेडियो सक्रियता का गुण नहीं प्रदर्शित करता है 38 वाला। और इसका प्रयोग 9235 का 9235 का प्रयोग परमाणु भट्ठी होता है, वहाँ ईंधन के रूप में होता है। 9235 जो सबसे कम है 0.006% सबसे कम है, इसका परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। यूरेनियम को आशा धातु मेटल ऑफ होप कहा जाता है। कुछ यूरेनियम को किस धातु से कहते हैं? आशा धातु। यूरेनियम का है आशा धातु। आशा प्लूटोनियम भी है, देख लीजिए। प्लूटोनियम का होता है, प्लूटोनियम है 94-244। यह भी एक नाइट श्रेणी में आता है। थोरियम, यूरेनियम, पोलोनियम 94-244 एक नाइट श्रेणी का आता है। यही संक्रमण तत्व है। प्लूटोनियम पीयू 94-244। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय तत्व या धातु मानते हैं। ये भारी है और रेडियो सक्रिय तत्व माना जाता है। पूछेगा रेडियो सक्रिय तत्व है जरूर, लेकिन सबसे भारी वाला है। यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है, सही बात है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। पूछेगा परमाणु बम पोलोनियम का बनता है, जो जापान पर गिराया गया था पहला परमाणु। पोलोनियम का प्रयोग परमाणु बम बनाने में होता है। विश्व के समस्त नाभिकीय रिएक्टर से प्रतिवर्ष प्राप्त 20 टन प्लूटोनियम का उपयोग नाभिकीय अस्त्रों और रिएक्टर के निर्माण में किया जाता है। कहने का मतलब हुआ विश्व के समस्त नाभिकीय रिएक्टर, विश्व में जितना है ना नाभिकीय रिएक्टर, वहाँ से प्रतिवर्ष हर साल, चाहे भारत में नाभिकीय रिएक्टर हो या अमेरिका में हो, सभी जगह से प्रतिवर्ष 20 टन, कितना? 20 टन की बात हो रहा है। 20 टन प्लूटोनियम का उपयोग नाभिकीय अस्त्र रिएक्टर के निर्माण में किया जाता है। 20 टन प्लूटोनियम है जी, 20 टन प्लूटोनियम से क्या बनता है? नाभिकीय अस्त्र बनता है। नाभिकीय अस्त्र और नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण होता है। सोच लीजिए, हर साल 20 टन खर्चा होता है प्लूटोनियम नाभिकीय अस्त्र और रिएक्टर के निर्माण में। क्या था? जापान के 2 नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। तो प्लूटोनियम का उपयोग क्या करता है? भारी रेडियो सक्रिय तत्व है, एक नाइट श्रेणी का है, परमाणु बम बनाने में आता है, जो जापान पर गिराया गया था दोनों बार। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम बनाने में आता है। पूरे विश्व में जितना नाभिकीय रिएक्टर है, वहाँ से प्रतिवर्ष हर साल 20 टन, कितना? 20 टन प्लूटोनियम का उपयोग नाभिकीय अस्त्र और रिएक्टर के निर्माण में होता है। जापान के 2 नगर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम जो बना था, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। धातुओं से संबंधित कुछ विविध तथ्य। टंगस्टन का संकेत W होता है, सही बात है। W संकेत होता है टंगस्टन का संकेत W होता है। और गलनांक 3500 डिग्री C इसका गलनांक है। हालांकि यूरेनियम के भी क्वथनांक होता है 3500, गलनांक 1850 होता है यूरेनियम का। जितना यूरेनियम के क्वथनांक था उतना ही टंगस्टन का W संकेत होता है, उतना ही 3500 डिग्री गलनांक होता है। गलनांक पूछेगा, टंगस्टन का संकेत W होता है, गलनांक 3500 डिग्री C होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में कहाँ होता है? डेगाना खान से होता है। पूछेगा डेगाना खान कहाँ है? तो राजस्थान में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के उत्पादन में होता है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। बिजली के बल्ब से हवा निकाल देने से क्या होता है? टंगस्टन के तंतु उपचयन को रोका जा सकता है, जिसके कारण फ्यूज कम होने के चांस रहता है। बेडिलेआइट जिरकोनियम का अयस्क है। पूछेगा बेडिलेआइट किसका अयस्क है? तो जिरकोनियम का अयस्क है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है। पूछेगा बेडिलेआइट जिरकोनियम का अयस्क है कि नहीं? तो हाँ है। लेकिन यही जिरकोनियम का अयस्क कौन है? बेडिलेआइट। यही जिरकोनियम कहाँ जलता है? जिरकोनियम धातु है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है। पूछेगा जिरकोनियम कहाँ जलता है? ऑक्सीजन में भी और नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के गुण के कारण जिरकोनियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। कहने का मतलब हुआ जिरकोनियम के काम न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। न्यूट्रॉन को क्या कर लेता है? न्यूट्रॉन को
अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण जर्कोनियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। पूछेगा नाभिकीय रिएक्टर में क्यों किया जाता है जर्कोनियम का उपयोग? क्योंकि न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है। अतः यह मैंने जर्कोनियम नाभिकीय रिएक्टर का अनिवार्य तत्व माना जाता है। पूछेगा बेरिलियम लाइट किसका अयस्क है? तो जर्कोनियम का अयस्क है। जर्कोनियम धातु कहाँ कहाँ जलता है? तो ऑक्सीजन में भी जलता है और नाइट्रोजन में, दोनों जगह जलता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है। जर्कोनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में क्यों किया जाता है? क्योंकि न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग बेराइल। बेरिलियम लाइट देख लिए, जर्कोनियम का इसका। बेराइल देखते, बेराइल बेरिलियम धातु का अयस्क है। बहुत से बेराइल, बहुत से बेरिलियम धातु का अयस्क है। बेरिलियम धातु का अयस्क नाम बताओ। बेराइल है। फ्रांसियम Fr एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। पूछेगा द्रव धातु बताओ जो रेडियो सक्रिय होना चाहिए। फ्रांसियम Fr होता है। फ्रांसियम को Fr द्रव धातु है तो कैसा है? तो रेडियो सक्रिय द्रव धातु माना जाता है। अब अधातु में ब्रोमीन, अधातु में पारा, रेडियो सक्रिय द्रव धातु में फ्रांसियम है। अस्टेनस सल्फाइड SnS2 बोलते हैं। अस्टेनस सल्फाइड SnS2 को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। पूछा पेंट के रूप में किया जाता है किसको? अस्टेनस सल्फाइड को। पूछेगा अस्टेनस सल्फाइड SnS2 होता है। इसका एक और नाम है मोसाइक गोल्ड कहते हैं। मोसाइक गोल्ड पेंट के रूप में काम आता है। अस्टेनस सल्फाइड का पेंट के रूप में। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। टिन का संकेत होता है Sn जो अपरूप प्रदर्शित करता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम सबसे भारी धातु है। और सबसे हल्का धातु लिथियम। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बैराटा वाटर कहते हैं। कुछ बेरियम बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क बेराइल है। ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड को बैराटा वाटर कहते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बैराटा वाटर कहते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड को बस बैराटा वाटर कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मिल के रूप में उदर के एक्सरे में किया जाता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड है जो बैराटा वाटर कहते हैं। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला था। ये बेरियम सल्फेट वाला है। सल्फेट का उपयोग बेरियम को बी से डिनोट करते हैं। मिल के रूप में होता है। बेरियम मिल के रूप में होता है। कहला तो उदर के एक्सरे, पेट के जो एक्सरा होता है उसके रूप में होता है। बेरियम सल्फेट का उपयोग पेट को एक्सरा में होता है, उसको बोलते हैं बेरियम मिल के रूप में होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम, क्योंकि बस बेरियम उपस्थिति के कारण होता है। बेरियम चाहे हाइड्रोक्साइड है या बेरियम सल्फेट रहे, बेरियम में है, लेकिन आतिशबाजी के दौरान हरा रंग रहेगा तो बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा होता है। हरा यही बेरियम बस ब्लू होता है। ब्लू थोड़ा हरा टाइप रहता है, इसलिए हरा रंग होता है। यही बेरियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, बैराटा वाटर कहते हैं। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग अस्ट्रांसियम ESR की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के समय लाल चटक रंग जो होता है अस्ट्रांसियम ESR, आर लगा रहता है, रेड लाल चटक रंग होगा। धातु संबंधी फिर टंगस्टन का संकेत W होता है। गलनांक 3500 डिग्री C है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान में होता है और डेगाना खान में होता है। टंगस्टन के तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। बेरिलियम लाइट जर्कोनियम का अयस्क है, लेकिन जर्कोनियम का अयस्क बेरिलियम लाइट है, लेकिन जर्कोनियम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है। और जर्कोनियम जो है न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के गुण होता है, जिसके कारण जर्कोनियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। इसलिए नाभिकीय रिएक्टर का मुख्य अनिवार्य तत्व माना जाता है। बेराइल है। बेरिलियम बस बेराइल ल लगल थे। बेरिलियम में भी ल लगल है। बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। फ्रांसियम रेडियो सक्रिय द्रव धातु माना जाता है। अस्टेनस सल्फाइड SnS2 मोसाइक गोल्ड कहते हैं। इसका पेंट के रूप में होता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम, लिथियम सबसे हल्का। बेरियम हाइड्रोक्साइड लग जाएगा तो बैराटा वाटर कहते हैं, लेकिन बेरियम सल्फेट लग जाएगा पेट की एक्सरे करने में किया जाता है, उसका नाम है बेरियम मिल के रूप में।
बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मिल के रूप में, ताकि उधर के एक्सरे हो सके। और ना हाइड्रॉक्स और सल्फेट ना लगा रहेगा, खाली बेरियम हरा रंग देता है बेरियम के कारण, और लाल रंग देता है स्ट्रांसियम के कारण। लिथियम सबसे हल्का धातु तत्व है। अब सबसे भारी हो गया ओस्मियम। ओस्मियम हो गया आपको सबसे भारी धातु ओस्मियम OS है। लिथियम सबसे हल्का धातु तत्व है। सबसे प्रबल अपचायक भी माना जाता है। जो हल्का है वो सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक भी माना जाता है। चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम, बिस्मिथ अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों? इन लोगों का सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में इन लोग मिल जाते हैं, यानी कि मुक्त अवस्था में इन लोग मिल जाते हैं। कौन? सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम और बिस्मिथ। सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, बिस्मिथ इन लोगों का कम अभिक्रियाशील, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में मिलता है। गोल्डन, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी उत्कृष्ट धातु है। गोल्डन में सोना और प्लेटिनम। गोल्डन एक क्रम है सोना और प्लेटिनम। सिल्वर में चांदी एक क्रम मरकरी आ गया है, उत्कृष्ट धातु कहलाता है ना। गोल्डन सोना माने सोना, प्लेटिनम सिल्वर मरकरी उत्कृष्ट धातु हैं। गोल्डन, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी उत्कृष्ट धातु हैं। धातुओं में सबसे अधिक आघात वाला सोना का होता है, तब चांदी का होता है। पारा और लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। पारा लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षा सबसे अधिक प्रतिरोध पारा लोहा में होता है। पारा और लोहा में प्रतिरोध ज़्यादा होता है। चांदी और तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक माना जाता है। पहला सबसे चांदी, तब तांबा। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है, और धातु का अम्ल होता है। एल्युमिनियम का सर्वोत्तम पृथक्करण 1827 में हुआ था। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब हुआ था? तो सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 में हुआ था। प्याज लहसुन में गंध का कारण बताइए। प्याज में और लहसुन में जो गंध होता है उस सल्फर के कारण होता है। किस कारण? सल्फर के कारण। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल बेंडेट होता है। कुछ कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल बेंडेट होता है। कुछ कार्नोटाइट का रासायनिक नाम बताओ। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या है? कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल बेंडेट है। पोटेशियम यूरेनिल बेंडेट है। कैंसर जब रोग होता है उसके इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग, किसके 60 लिखा लिया है, कोबाल्ट 60 का जो समस्थानिक है उसी का प्रयोग किया जाता है। समस्थानिक। अस्मेल्टाइट निकेल धातु का इसका पूछेगा। निकेल धातु का इसका बताओ। अस्मेल्टाइट क्या है? निकेल धातु का इसका है। अस्मेल्टाइट क्या है? निकेल धातु का इसका। बासमती तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। निकेल धातु का अयस्क माना जाता है अस्मेल्टाइट। अस्मेल्टाइट क्या है? निकेल धातु का अयस्क है। निकेल धातु का अयस्क है। अस्मेल्टाइट क्या है? अस्मेल्टाइट निकेल धातु का अयस्क है। यही निकेल उत्प्रेरक रूप में होता है। कब? बासमती तेल से हाइड्रोजनीकरण। बासमती तेल के हाइड्रोजनीकरण में निकेल धातु का उपयोग होता है। किस रूप में? तो उत्प्रेरक के रूप में होता है। बासमती तेल से क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण होता है। इसमें निकेल धातु का उपयोग होता है उत्प्रेरक रूप में। ग्रीनोकाइट कैडमियम CD का अयस्क है। ग्रीनोकाइट कैडमियम जो है, ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। पूछेगा जिस तरह से अस्मेल्टाइट निकेल धातु का अयस्क है उसी तरह ग्रीनोकाइट भी किसका अयस्क है? कैडमियम CD का अयस्क है। कौन CD का अयस्क है? कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। यही कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में संग्राहक बैटरी में तथा निम्न गलनांक मिश्र धातु बनाने में काम आता है। कैडमियम का अयस्क बताओ। ग्रीनोकाइट। कैडमियम का अयस्क ग्रीनोकाइट। कैडमियम का अयस्क ग्रीनोकाइट है, लेकिन कैडमियम का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय रिएक्टर में होता है। क्यों? न्यूट्रॉन के मंदक रूप में होता है। मंदक रूप में कैसे? तो संग्राहक बैटरी होता है, बैटरी में होता है।
नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूट्रॉन बंधक के रूप में, बैटरियों में तथा निम्न गलनांक जो मिश्र धातु है उसमें बनाने में काम आता है। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह है, जो देख लें हम लोग 90 से लेकर के 103 तक आता है। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह माना जाता है। फिगर में देख लीजिएगा। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर, विश्व प्रसिद्ध माना जाता है एफिल टावर। एफिल टावर क्या है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एफिल टावर का आधार स्टील और सीमेंट का बना होता है। एफिल टावर जो है इसका आधार स्टील और सीमेंट का बना, स्टील और सीमेंट का। एफिल टावर किसका बना है? स्टील और सीमेंट। सोच लिया, स्टील सीमेंट पर टिक गया है कौन? एफिल टावर। सीमेंट में टा है और स्टील में भी टा है और टा में टावर, एफिल टावर। थूलियम का संकेत टीएम होता है। थूलियम का संकेत टीएम। रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से किया जाता है। अभी देख लोग, रेडियम का निष्कर्षण कैसे होता है? पिच ब्लेंड से। मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड से ही रेडियम का निष्कर्षण कर दिया था, इसलिए रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेंड है। कौन किया था? मैडम क्यूरी ने किया था, मैडम क्यूरी जी ने। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयोग होता है। हवाई जहाज में कौन सा धातु? पैलेडियम। पैलेडियम एल्यूमिनियम भी होता है, तो पैलेडियम मालिक पहला सा। गैलियम धातु जो है कमरा के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन? गैलियम। कमरा के ताप पर ही द्रव अवस्था में पाया जाता है गैलियम। गैलियम और सेलेनियम। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। सेलेनियम धातु का प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित रहता है। साइटोक्रोम में क्या रहता है? लोहा रहता है, लोहा। साइटोक्रोम में लोहा रहता है। जियोलाइट देखें हैं तो ना देखें, जियोलाइट में का प्रयोग कहाँ होता है? तो जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में आता है। जल को मृदु बनाने में किया जाता है। किसको? जियोलाइट का। तब मृदु बन जाएगा जल तो जिएगा आदमी, इसलिए जियोलाइट का है। अधिकांश संक्रमण धातु जितना है ना, संक्रमण धातु और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। संक्रमण धातु आवाज सारणी देख लीजिएगा कहाँ से कहाँ है, वो रंगीन होता है सब। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, K2CO3, पोटेशियम के K2 कार्बोनेट के CO3, पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट K2 से पोटेशियम, CO3 से कार्बोनेट, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? पर्ल एस कहते हैं, पर्ल एस। नाइक्रोम निकेल क्रोमियम आयरन का मिश्र धातु है। नाइक्रोम किसका किसका मिश्र धातु है? न से Na, नाइक्रोम। क्रो है Cr से क्रो, नाइक्रोम। निकेल क्रोमियम और आयरन भी Fe है, Fe। निकेल निकेल Na, क्रोमियम Cr क्रोमियम, आयरन Fe आयरन। निकेल क्रोमियम फेरियम, निकेल क्रोमियम लोहा वही फेरियम, निकेल क्रोमियम आयरन, निकेल क्रोमियम फेरियम, NiCrFr। नाइक्रोम का अयस्क है, मिश्र धातु है। नाइक्रोम के तार विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम के तार बना था। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। पूछेगा क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। क्रोमिक अम्ल देख रहे हैं तो देख रहे हैं, क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमिक ट्राइऑक्साइड है, क्रोमिक ट्राइऑक्साइड है। ब्रिटेनिया धातु किसका मिश्रण है? एंटीमनी तांबा, एंटीमनी को Sb बोलते हैं, Sb तांबा, कॉपर और Sn, टिन का प्रयोग होता है। Sb कॉपर Sn, Sb ब्रिटेनिया का तांबा। लेकिन बारूद 75% पोटेशियम नाइट्रेट रहता है, 10% गंधक रहता है और 15% चारकोल रहता है। अन्य पदार्थ का मिश्रण होता है। पूछेगा बारूद किसका मिश्रण है? पोटेशियम नाइट्रेट भी रहता है। पोटेशियम नाइट्रेट रहता है 75%, पोटेशियम नाइट्रेट 75%, गंधक 10%, 15% चारकोल रहता है, चारकोल। पोटेशियम नाइट्रेट 75%, 10% गंधक, 15% चारकोल। बैबिट धातु में 89% टिन रहता है। सोच लीजिए ब्रिटेनिया धातु ओकरो में Sb एंटीमनी, कॉपर Cu, Sn। अब बैबिट धातु में भी टिन रहता है, जगह टिन है Sn 89%। एंटीमनी देखिए इसमें भी है 9% और 2% होता है तांबा। देखिए यही जो ब्रिटेनिया धातु का जो मिश्रण है वही बैबिट धातु का भी मिश्रण है। तो ब्रिटेनिया का तो हो गया Sb Cu Sn, इसका भी है बैबिट धातु का भी Sb Cu Sn। फर्क कहते हैं कि टिन खाली याद कर लेना है, 89% 90% रहता है। समूह 1 का तत्व क्षार धातु कहलाता है। समूह 1 जो है ना, 1 एला सब क्षार धातु है। हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब क्या है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेरियम है ना। लिथियम सबसे हल्का धातु है,
ये समूह 1 का सब क्षार धातु है। वही कह रहा, समूह 1 के धातु क्षार धातु कहलाते हैं एवं इसके हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है। कैसा होता है? हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है। ये क्षार धातु है। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड इसलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। ऐसे याद कर लीजिए, समूह 1 का तत्व क्षार धातु है, इसके जितना भी हाइड्रोक्साइड होता है सब क्षारीय होता है। जबकि समूह 2 दूसरा का तत्व क्षारीय मृदा धातु होता है। 1 के केवल क्षार और 2 के केवल क्षारीय रहेगा, लेकिन मृदा धातु एल्कालाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। देखिए 2 जो है ना, ये वाला एल्कालाइन अर्थ मेटल कहलाता है। कौन? ये वाला। 2 में कौन कौन आता है? बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम अस्टांटियम बेरियम ये हो गया मैग्नीशियम, ठीक है। ये बेरिलियम 4 होता है परमाणु संख्या। ये बेरियम और रेडियम तो वही हो गया मृदा धातु कहलाता है। टाइटेनियम को रणनीति धातु कहते हैं। कुछ टाइटेनियम को क्या कहते हैं? रणनीतिक धातु के भी कहते हैं। किसको? टाइटेनियम। क्यों? टाइट होकर आदमी फील्ड में लड़ता है, इसलिए फील्ड में जाने के मतलब वहाँ रणनीति बनाता है, इसलिए रणनीति धातु कहते हैं टाइटेनियम को। टाइटेनियम का उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। रणनीति धातु इसलिए कहते हैं रक्षा उत्पादन में काम आता है, रक्षा उत्पादन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत होता है। टाइटेनियम किसके बराबर मजबूत होता है? इस्पात जितना मजबूत होता है, इस्पात जितना मजबूत टाइटेनियम होता है, लेकिन भार में उसका आधा गुना वाला धातु है। भार में बहुत आधा होता है, मजबूत होता है इस्पात इतना मजबूत होता है, लेकिन इस्पात जितना 100 kg का रहेगा, टाइटेनियम आपको 50 kg का हो जाएगा। क्या कहते हैं? टाइटेनियम धातु को रणनीति धातु कहते हैं, इसलिए रक्षा उत्पादन में काम आता है। इस्पात के बराबर मजबूत है, लेकिन इस्पात से आधा गुना धातु भारी होता है। कौन? टाइटेनियम। हल्का हो गया, तब ना रणनीति में जाइएगा लड़िएगा। पारा क्या होता है? Hg 80-200 होता है। पारा प्रकृति में विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता है। विस्तृत रूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन यह थोड़ी मात्रा में मिलवो करता है तो स्वतंत्र के रूप में मिलता है। कैसा? स्वतंत्रता के रूप में मिलता है। इसका मुख्य अयस्क सिनेबार है। पारा का मुख्य अयस्क कौन सा है? पारा का मुख्य अयस्क सिनेबार, जो मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको इटली में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में देख रहे हैं हम लोग सोना भी था, मेक्सिको में भी देख रहे हैं पारा है, इटली में भी है। सोना कहाँ था? सोना था आपको चीन में पहला स्थान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, दक्षिण अफ्रीका में था। लेकिन हम लोग देख रहे हैं पारा संयुक्त राज्य अमेरिका में, मेक्सिको है पारा के मामले में अमेरिका पहला स्थान,